हम आप सबके लिए हर मंगलवार और शुक्रवार ठीक रात 9 बजे एक नई डरावनी कहानी लेकर आ रहे हैं। हमारे मेहनत को बढ़ावा देने के लिए स्केरी विद चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिए। रामगढ़ एक छोटा सा गांव है। लगभग 500 घर रहने वाले इस गांव में एक शादी हुआ तो आसपास वाले सब यहाँ पे आ जाते हैं। अब जब ठाकुर जी का घर का शादी है तो सब अपना घर का शादी जैसे मान के वहीं रहते हैं। बड़े दिनों बाद इस गांव में एक शादी हो रहा है, इसीलिए पूरे गांव में एक अच्छा सा माहौल बना हुआ है। जान पहचान वाले सबके साथ पूरा घर में शादी का माहौल बना हुआ है। ऐसे ही अजीबो गरीब बातों के बीच में बैग पकड़ के आया शरत। MBBS ख़त्म करके अपना दोस्त भरत का शादी देखने आया है। शरत भरत दोनों बचपन के दोस्त हैं। शरत के पापा को ट्रांसफ़र होने के वजह से उनका फैमिली पूरा इस गांव को छोड़ के जाना पड़ा। बीच बीच में फ़ोन में बात करने के अलावा शरत बचपन के बाद रामगढ़ कभी नहीं आया है। भरत वेट सौजन्या, वो दोनों नाम देखकर भरत घर के अंदर गया। छोटे से गांव होने के वजह से शादी घर में ही हो रहा है। घर वाले दोस्त सब वहीं पे हैं। उस धूमधाम माहौल में शरत का आना देखकर बाकी बचपन के दोस्त सब शरत के पास आ गए और सब बात करने लगे। क्या रे दोस्त, सिटी में गया तो दोस्त को भूल गया? कितना बदल गया रे तू। जब हम 7th में मिले थे ना, तब देखा था इसे। अब तो कुछ भी नहीं बदला रे तू। पुराने दोस्तों से मिलकर शरत को बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही बातों बातों में कोई शरत को अचानक से धक्का देकर चले गया। कौन है वो करके देखते ही वहाँ पे एक बहुत सुंदर सी लड़की भागते हुए चली गई। वो लड़की कौन है देखने के लिए कोशिश कर रहा था शरत। दोस्त सब बात कर रहे थे, फिर भी शरत को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बस उस लड़की को देखने के लिए शरत की आंखें तड़प रहे हैं। तभी वो लड़की भागते भागते पीछे मुड़कर देखी और शरत को देखकर वहां से भागते हुए चली गई। ऐसे लड़की को देखते हुए शरत अचानक से नीचे गिर गया। शरत बस नीचे ही नहीं, उस लड़की का प्यार में भी गिर गया था। इससे पहले शरत ऐसा कभी महसूस नहीं किया। कॉलेज में पढ़ने के वक्त शरत को बहुत सारे प्रपोजल्स आते थे। शरत बहुत हैंडसम होने के वजह से लड़कियां सब शरत पे फिदा हुए थे, पर अभी तक कोई भी लड़की शरत को पसंद नहीं आई। पर शरत के ज़िंदगी में पहली बार एक लड़की को देखते ही प्यार हो गया। अरे ओ, हमारे भाई तो प्यार में गिर गया रे। हमारे भरत ने तो बोला था कि तू अभी तक किसी भी लड़की से प्यार नहीं किया। ऐसे रहने वाला तुमको ही एक लड़की अपने प्यार में फंसा ली तो कौन है यार वो लड़की? शरत अपना महफिल से बाहर आया। दोस्त, मुझे कैसे भी उस लड़की का डिटेल्स चाहिए यार, प्लीज़। शरत ठीक है बोलकर वहाँ से निकल तो गया, पर उसका ध्यान पूरा उस लड़की के ऊपर ही था। उस लड़की के चेहरे को भूल नहीं पा रहा था शरत। ऐसे सोचते हुए सीढ़ी चढ़ रहा था। दूल्हे का रूम में भरत रेडी हो रहा था। उसको अपना धोती बांधना नहीं आ रहा है। ये धोती सेट क्यों नहीं हो रहा? किसी को हेल्प के लिए बुलाने के लिए भी सब अपने अपने काम में बिजी हैं। दूल्हा होकर के थोड़ा सा भी कर्टेसी नहीं है लोगों को। ऐसे बोलते हुए फिर से धोती सेट करना शुरू किया, पर फिर से निकल जा रहा था। इतने में ही कोई भरत का डोर नॉक किया। ये कमीना शरत अभी आया है। हाँ, इसको चर्बी ज़्यादा हो गया। रुको, अभी इसका चर्बी उतारता हूँ। अबे आ रहा हूँ, रुकना यार। फिर भी दरवाजा मारते हुए बैठे हैं। भरत को गुस्सा आ रहा है। एक तरफ धोती सेट नहीं हो रहा है, यहाँ कोई दरवाजा पीट रहा है। तभी भरत गुस्से में धोती को लपेटकर डोर के पास जा रहा है। इतने में फिर से डोर से करके आवाज आने लगा। अरे शरत, तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। भरत ने दरवाजा खोलकर देखा, पर वहां पर कोई नहीं था। ये शरत का मजाक का कोई हद नहीं है। हर वक्त कहीं ना कहीं छुप कर ऐसे ही खेलता रहता है।
भरत ऐसे ही बाहर जाने के लिए सोच रहा है, पर ऐसे आधी खुली धोती से कैसे जाऊंगा। ऐसे सोचते हुए डोर बंद करके वापस रूम में जा रहा है। बस तभी अचानक फिर से दरवाजा पीटने का आवाज आया। अब भरत को गुस्सा आने लगा। एक तरफ मुहूर्त का टाइम हो रहा है, इस वक्त में कौन मजाक कर रहा है करके भरत को गुस्सा आया। झट से जाकर दरवाजा खोला, पर वहां पे कोई भी नहीं था। तुरंत फोन निकालकर शरद को कॉल किया, पर कॉल कट हो गया। फिर से कॉल किया, फिर से कट हो गया। भाग साला। ऐसे बोलते हुए भरत गुस्से से अपने रूम में वापस आया। तभी अचानक से शरद के पास से कॉल आया। अरे सॉरी यार, तेरे शादी के लिए आया हूँ, पर अचानक एक काम आ गया तो तेरे पास नहीं आ पाया। बस 10 मिनट में तेरे पास रहूँगा। भरत कुछ बात करने वाला था, इतने में ही कॉल कट हो गया। तो अब तक दरवाजा पीटने वाला शरद नहीं था तो और कौन था? खैर, मेरे दोस्त सभी हरामी है, कोई मारा होगा। ऐसे सोचते हुए भरत अपने धोती सेट कर रहा था। धोती सेट करते हुए नीचे देखकर फिर से सर ऊपर उठाया। तभी सामने शीशे में अपने आप को देखकर चौंक गया। वहां पे भरत के शक्ल नहीं, उसके अलावा बहुत डरावना सा एक भूत का चेहरा है। उस चेहरे को देखकर डर के नीचे गिर गया। भरत को पसीना निकल रहा है। थोड़ी ही देर में डरते हुए धीरे से पसीना साफ करते हुए आईने की तरफ देखा, पर अभी वहां पे कोई नहीं था। शादी के टेंशन में मुझे क्या क्या हो रहा है। उफ, इस टेंशन के वजह से मुझे अब बाथरूम भी आने लगा। भाग, अब इस धोती को फिर से खोलना पड़ेगा। भरत बाथरूम के अंदर गया, अपना धोती खोलकर वहीं पर हैंगर को लगाया। अपने शादी के बारे में सोचते हुए जाके कमोड पर बैठा, पर कमोड बहुत नरम नरम सा लग रहा है। ये कमोड इतना नरम सा क्यों लग रहा है? ऐसे अपने आप में बोलते हुए पीछे मुड़कर देखा। बस भरत का गला सूख गया। भरत जिस पे बैठा हुआ था वो कमोड नहीं, एक भूत है। भरत उसके गोद में बैठा हुआ था। तभी डर के भरत जोर से चिल्लाया। उस चीख के वजह से बंगलों में आए हुए सब मेहमान चौंक गए। भरत को क्या हुआ है करके सब सोचने लगे। तब तक लड़की के पीछे जाने वाला शरद उस चीख से पीछे मुड़कर देखा। अरे, ये तो अपना भरत का आवाज है। क्या हुआ होगा उसे? अरे, वो बहुत डरपोक है। छोटा सा छिपकली को देखने से भी ऐसे ही चिल्लाता रहता है। नहीं रे, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। ऐसे बोलते हुए तुरंत भरत के रूम के तरफ दौड़ने लगा। इतने में ही शरद को अपने सपनों की रानी फिर से दिख गई, तो फिर से उस लड़की के पीछे भागने लगा। तब तक भरत के रूम के बाहर सब लोग आकर दरवाजे मार रहे हैं। अंदर से भरत बचाओ मुझे, बचाओ करके जोर जोर से चिल्ला रहा है। इतने में ही शरद वहां पर पहुंचा और बाहर से चिल्ला रहा है। अरे यार भरत, मैं शरद हूँ, एक बार डोर खोल। क्या हो रहा है अंदर? उस रूम में भरत के सामने एक बहुत डरावनी सी भूत है। वो भूत भरत की तरफ ही आ रही है। अरे यार शरद, मुझे बचाओ यार, ये भूत मुझे मार डालेगा। प्लीज मुझे बचाओ यार। भूत? शरद सबको साइड में ढकेलते हुए जोर से दरवाजे को धक्का मारा। एक ही मार में वो दरवाजा टूट गया। शरद रूम के अंदर आते ही भरत भरत करके बुलाते हुए आसपास देखने लगा। शरद के पीछे ही भरत का रिलेटिव सब रूम के अंदर आ गए। ऐसे ही सब लोग अंदर आते ही भरत को कोई पकड़कर खिड़की से खींचते हुए लेके चली गई। उस डरावनी चीज को देखकर शरद हैरान रह गया। तभी दौड़ते हुए जाकर टूटे हुए खिड़की से देखा, एक घोरा सा साया भरत का गर्दन पकड़कर खींचते हुए ले जा रही है। तुरंत शरद अपने दोस्त को बचाने के लिए उसके पीछे जाने के लिए तैयार हो गया है। तभी अचानक आसपास वालों से एक आवाज सुनकर रुक गया। वो पक्का ये यक्षिणी है। इतने दिन तो यक्षिणी नहीं आया ना, फिर अब कहाँ से आई? इतने सालों में हमारे गांव में एक भी शादी नहीं हुआ, वो यक्षिणी हमारे गांव छोड़कर चली गई सोचा, पर वो यक्षिणी कहीं नहीं गई।
वो फिर से आ गई। अब ये यक्षिनी फिर से गांव में उसका मौत का सैलाब लाएगा। आप सब क्या बात कर रहे हैं? शादी होने नहीं देती? आखिर कौन है ये यक्षिनी? यक्षिनी एक भूत है बेटा। हमारे गांव को पकड़ा हुआ एक काला साया है यक्षिनी। उसके रहते हुए हम लोग सुकून से नहीं जी सकते। अब तक उसका जंगल में जो भी फंसा है अब तक जिंदा नहीं लौटा। अब वो फिर से आ गई है। पता नहीं अब कितने लोगों के जान कुर्बान होंगे। शरद को अपना दोस्त याद आ रहा है। इतने में उसे कैसे भी बचाना है करके सब लोग मना करने से भी अपने दोस्त को बचाने के लिए जिस रास्ते से यक्षिनी उस भरत को लेके गई उसी गन्ने के खेत के तरफ शरद ने अपना कदम बढ़ाया। भरत को भूत ने लेकर चली गई। वो चीज देखकर शरद उतनी रात में गन्ने के खेत में अकेले गया। गांव वाले सब इतने दिन से यक्षिनी नहीं है, अब सुकून से जी सकते हैं करके सोच रहे थे, पर वो यक्षिनी इस शादी में आकर फिर से गांव वाले के दिल में डर पैदा कर दिया। यक्षिनी ऐसे ही हर दूल्हे को एक शादी से उठा कर ले जाती है। यक्षिनी एक डरावनी आत्मा है। उसके हाथ में जो भी आया अब तक वो जिंदा बच के नहीं लौटा। ये सब बातें गांव वाले शरद को बताए। फिर भी शरद ने अपने दोस्त को बचाने के लिए अकेले ही उस खेत में गया। उस घना गन्ना सा खेत में शरद अकेले पहुंचा। बार बार भरत भरत करके चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहा है। आसपास देख रहा है, माहौल पूरा शांत है। बस बहुत जोर से हवा का आवाज शरद को सुनाई दे रहा है। बस तभी अचानक कोई शरद के पीछे से गया। उस आवाज से अचानक शरद पीछे घूमकर देखा, पर वहां पे कोई नहीं था। ऐसे नीचे देखा तो तभी वहां नीचे उस भूत का पैर का निशान बहुत ही अच्छे से दिख रहे हैं। उस निशानियों का पीछे करते हुए वो निशाने कुछ दूर जाकर वहां पे रुक गए। शरद उस जगह में रुककर आसपास देखा। वहां पे एक बड़ा सा झाड़ी था। शरद उस झाड़ी के तरफ बढ़ रहा था। तभी वो झाड़ी पूरा जोर से हिलने लगा। शरद डरते हुए भरत भरत करके जोर जोर से चिल्ला रहा है। घबराते हुए अपना फोन के टॉर्च को ऑन करके देखा। बस तभी उस झाड़ियों से खून बहने लगा। शरद के सांसें रुक गए थे। ऐसे ही डरते हुए उस झाड़ी को थोड़ा साइड करके देखा। वहां एक बिल्ली एक चूहे को मार के खा रहा था। उफ करके और 1 घंटा उस गन्ने के खेत में और वहीं पास में एक पुराना कुआं है। ऐसे ही सब जगह भरत को खोजा, पर कुछ नहीं दिखा। उस कुएं को पार करने से वहां से एक पूरा घना भयानक जंगल है। तब तक टाइम 10 बज रहा है। इस टाइम में उस जंगल में जाना ठीक नहीं है करके वापस आ गया। पर तब तक शरद ने दिल में एक बात ठान लिया है, जब तक भरत नहीं मिलेगा तब तक मैं एक गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा करके। शरद सुबह उठते ही भरत के बारे में सब दोस्तों को कॉल करके पूछ रहा है, पर उस गांव वाले सब दोस्तों को पता है कि भरत वापस नहीं आने वाला। भरत का माँ बाप भी अपने बेटे के ऊपर उम्मीद छोड़ दिए हैं। सब लोग भरत के लिए रो रहे थे, पर कोई भी उसे खोजने का प्रयास नहीं कर रहे थे। अब सबको दिमाग खराब हो गया है क्या? हम सबको भरत को खोजना चाहिए। चलिए पुलिस कंप्लेंट देते हैं। सब लोग डिवाइड होके चारों तरफ जाके देखेंगे। चलो। तभी भरत के पापा शरद के पास आकर, देखो बेटा, भरत वापस आना है करके तुम कितना चाह रहे हो, तुमसे ज्यादा हम भी वो चाह रहे हैं। फिर बिना कुछ किए ऐसे बैठने से कैसे होगा अंकल? बैठने के अलावा क्या कर सकते हैं? तुम नहीं समझोगे बेटा, उसका नाम यक्षिनी है। शरद उन लोगों से कुछ बहस नहीं करना चाहता है। इस गांव में सब लोग किसी चीज को देखकर बहुत डर रहे हैं, पर शरद को ऐसा डर नहीं है।
बिना किसी का मदद लिए भरत को खोजने अकेले वहां से निकल गया। ऐसे वहां से निकलते वक्त सुधीर भी शरद के साथ आ रहा था। सुधीर और शरद कोई खास दोस्त नहीं थे, भरत के वजह से थोड़ा पहचान था। पढ़ाई खत्म करके गांव में ही कुछ छोटा मोटा काम करता था। सुधीर के जॉब के बारे में बात करने के लिए भरत ने एक बार शरद को कॉल किया था। बस तभी से सुधीर कौन है शरद को पता चला। क्या हुआ सुधीर, तू मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कुछ नहीं भैया, भरत ना मेरा बहुत खास दोस्त है, मेरे लिए उसने बहुत कुछ किया है। अब अगर मैं उसके लिए कुछ भी नहीं किया ना तो दोस्ती का मतलब ही क्या रह जाएगा। तुम भी उसके लिए कुछ करना चाहते हो ना, ऐसे ही मैं ही तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे पहले ये बताओ, ये गांव में सब लोग क्यों ये यक्षिणी है करके बोल रहे हैं? आखिर कौन है ये यक्षिणी? सुधीर शांत हो गया। भरत कुछ बोलना चाह रहा था, तब तक सुधीर ने बात करना शुरू कर दिया। आखिर कौन है ये यक्षिणी, क्यों ये सब करती है, किसी को नहीं पता। मुझे तो एकदम नहीं पता नहीं, कोई भी इस सवाल का जवाब ही खोजना नहीं चाहता। पर जब भी गांव में किसी का शादी होता है तो बस उस दिन दूल्हा का काम खत्म। वो दूल्हा कहाँ चला जाता है, उसका क्या होता है, किसी को नहीं पता। सुधीर के बात सुनते ही शरद कैसे भी इस मिस्ट्री को सॉल्व करना है करके दिल में ठान लिया था। तुरंत शरद जहाँ पे काम करता है उस मेडिकल कॉलेज में कॉल किया और कुछ काम है बोलकर 1 महीना वो काम में नहीं आ सकता है करके ऑफिस में बोल दिया। बस उसके बाद उस गांव में बड़े बुजुर्ग लोगों के पास जाकर इस यक्षिणी के बारे में पूछताछ करने लगा। सुधीर, मुझे एक हेल्प चाहिए, करोगे? बोलो यार, वो काम कैसे भी हो मैं करूँगा। ये गांव के बारे में पूरा जानने वाले 3 लोगों से मुझे मुलाकात करवाओ, उन लोगों को शायद इसके बारे में कुछ पता होगा। सुधीर को भी यह आइडिया अच्छा लगा। सुधीर का जान पहचान वाले 3 बूढ़े बुजुर्ग लोगों के पास लेकर गया। शरद उन तीनों बुजुर्ग आदमियों से बहुत सवाल किया। एक एक आदमी एक एक जवाब दे रहा है। एक आदमी वो यक्षिणी का तमन्ना पूरा नहीं हुआ इसीलिए यहाँ से घूमते हुए भूत बन गई करके बोला। तो वहीं दूसरा आदमी ने ये कोई भूत वूत नहीं है, इस गांव में किसी का काला साया छाया हुआ है करके, उसके वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है करके बोला। ये सब बातें सुनकर शरद को क्लैरिटी के अलावा और कंफ्यूजन आ गया। ये सब बातें दिमाग में चल रहा था, तभी सामने से एक लड़की चलते हुए आ रही थी। दूर से पता नहीं चला, पर शरद ने जिस लड़की को कल शादी में देखा था वही लड़की है ये। शरद प्यार करने वाला लड़की उसके तरफ आती हुई देखी। शरद बहुत टेंशन फील हो रहा था। कांपते हुए शरद को देखकर सुधीर ने, दोस्त क्या हुआ, क्यों ऐसे कांप रहे हो, यक्षिणी दिख गई है क्या? शरद बिना कुछ बात किए उस लड़की के तरफ ही देखने लगा। वो लड़की पास आ रही है। उस लड़की का खूबसूरती देखकर शरद का दिल बहक गया। उतना सुंदर लड़की आकर शरद के सामने खड़ी हुई। क्या चाहिए मैडम आपको, यहाँ क्यों आए आप? वो लड़की सुधीर का बात नहीं सुन रही थी, शरद के तरफ ही देखते हुए, दोस्त मुझे एक काम है, मैं वो देख कर आता हूँ, तुम ये काम देख लो। आपका नाम क्या है? आपका नाम शरद है ना? आपको कैसे पता? ओ सब छोड़ो, मैं यहाँ आपको यहाँ से चले जाने के लिए बोलने आई। इस गांव में रहना आपके लिए उतना अच्छा नहीं। यहाँ कोई भूत है बोल रहे, उस भूत के वजह से बहुत लोग गायब हुए। आप इस गांव में नए हैं, ये बहुत बड़ा मामला है, आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। शालिनी ऐसे बहुत कुछ बोल रही थी, पर शरद को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शरद को बस वो लड़की सामने खड़ा होकर अपना होठ हिलाना ही दिख रहा है। शालिनी ऐसे बात करते हुए ही शरद ने आई लव यू बोल दिया। शरद ने ऐसा क्यों किया उसे भी नहीं पता। अचानक से बात सुनने के बाद शालिनी शॉक हो गई। इससे पहले कोई भी शालिनी को ऐसा डायरेक्टली प्रपोज नहीं किया था। वैसे भी उसके भले के लिए बोलने आई थी, ऐसा कौन करता है। शालिनी को बहुत गुस्सा आया।
मुंह मोड़कर वहां से वापस चली गई। इतने में सुधीर दौड़ते हुए शरद के पास आया। क्या हुआ दोस्त? क्यों वो लड़की इतने गुस्से से वापस जा रही है? शरद मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। 4 बोतल वोडका का मेरा रोज का, ना तुमको कोई केलो ना किसी ने रोका। 4 बोतल वोडका, अयो यो हनी सिंह। अरे रामलाल, टाइम देखा कितना हुआ? 10 बज गया है। ये सब तेरे वजह से हुआ। ठीक है रे, अब क्या हुआ? और 10 मिनट में तो हम घर पहुंच जाएंगे ना। अरे यार, इस गांव में ना 10 बजे के बाद कोई बाहर नहीं आते। कौन बोला रहा तुमको? वो सब ना एक जमाने में था। अब मैं जो बोलूंगा वही पूरा गांव सुनेगा। रामलाल पूरा पिया हुआ था। नशे में वो क्या बात कर रहा था उससे भी पता नहीं। तू चुप रहना यार, लगता है तुमको चढ़ गया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यहाँ पे हवा भी कुछ अलग अलग सा लग रहा है यार। अरे क्या बात कर रहे रे तू? कौन आएगा? कौन है वो यक्षिनी? हैं? आने बोलो उसको। रामलाल गाड़ी रोककर गाड़ी से उतरकर हस्ती में सवाल। अरे वो यक्षिनी, तुमको दम है तो मेरे पास आओ। आज तू या मैं, कल एक ही बचना चाहिए करके चैलेंज करने लगा। बस तभी वहां स्ट्रीट लाइट्स एक के बाद एक बंद होना शुरू हो गया। वो सब देखकर वेंकट डर से रोने लगा। क्यों रो रहा है बे डरपोक? यक्षिनी का खेल आज से खत्म। भूतों को हैंडल करना मुझसे बेहतर कौन जानता है रे? आसपास पूरा अंधेरा छाया हुआ है। दूर से लोमड़ी का रोने का आवाज सुनाई दे रहा है। वेंकट का पैंट तब तक गीली हो गई थी। अबे तुम्हारे साथ आके मैंने गलती कर दिया। मैं जा रहा हूँ, तू यहीं पे मरो। बोलते हुए वेंकट दौड़ते हुए गांव की तरफ भाग गया। जा रे डरपोक जा। इस यक्षिनी के लिए तो मैं अकेले ही काफी हूँ। उसका काम आज तमाम कर दूंगा मैं। ऐसे बोलते हुए वहीं पे झूम रहा है। तभी रामलाल को अचानक वहां से कोई इस तरफ से उस तरफ जाने जैसे लगा। क्यों रे, मुझसे इतना डरती हो? डरो मत, मैं तुमको नहीं मारूंगा। आज बेटा सामने आ जा। तू आ जा सामने। ऐसे बोलते हुए हाथ से बोतल नीचे गिर गया और बोतल टूट गया। उस टूटे हुए बोतल में थोड़ा दारू बचा हुआ था। उस टूटे हुए टुकड़े को लेने के लिए नीचे झुका और उठकर देखा। तभी उसके सामने वेंकट बहुत ही करीब आकर सामने खड़ा हुआ था। क्या रे डरपोक, तू तो भाग गया था ना, फिर वापस क्यों आया है? वेंकट कुछ बात नहीं कर रहा था। क्या हुआ रे, क्यों इतना डरा हुआ है? अभी तक कोई नहीं आया ना, अब भी इसके बाद भी कोई नहीं आएगा। चलो घर चलते हैं, देखते हैं कौन आता है। वेंकट वहां से हिल भी नहीं रहा था। चलो अब साइड हटो। अबे ओए, तुमको ही बोल रहा हूँ। रामलाल देखते ही वेंकट का सर पीछे घूम गया। सर के साथ वेंकट का पांव भी पीछे घूमे हुए थे। थोड़ी देर बाद वेंकट का सर नॉर्मल हो गया। ये सब देखते ही रामलाल का नशा पूरा उतर गया। वेंकट का सर लट्टू के जैसे घूम रहा था। वो सब देखकर रामलाल का गला सूख गया। तब तक नशे में बात करता हुआ रामलाल का नशा पूरा टूट गया था। डर के वजह से रामलाल के गले से जो चीख निकला वो पूरा गांव को सुनाई दिया। जोर से चीखते हुए वहां से भागने की कोशिश किया। तभी अचानक रामलाल को भूत ने रोड पर घसीटते हुए लेके चली गई। रोड पे घसीटने के वजह से रोड में पूरा खून पड़ा हुआ था, पर वो खून के निशान गन्ने के खेत तक आके रुक गए। गन्ने का खेत, उसको पार करने के बाद एक पुराना कुआं,
वहीं इस रामगढ़ का सरहद है। इस सरहद को पार करने के बाद बाकी पूरा घना भयानक जंगल है। उस जंगल में जंगली जानवर भी रहते हैं। इस वजह से उस जंगल में जाने के लिए कोई साहस नहीं करता। अगले दिन सुबह रामगढ़ गांव के सब लोग आंखें खोल रहे थे, पर आंख खोलकर देखते ही वेंकट और रामलाल का कहानी पूरा गांव में फैल गया। तब तक यक्षिनी नहीं है करके सब सोच रहे थे, पर अभी एक दिन पहले ही एक दूल्हा और उसी दिन रात को 2 आदमियों को यक्षिनी लेकर चली गई। रामगढ़ के लिए ये कहानी कुछ नया नहीं था। इससे कुछ साल पहले ऐसे ही 16 लोगों को यक्षिनी ने ऐसे ही गायब किया है। इस हादसे के बाद गांव पूरा खाली करके जाने वाले थे, पर कुछ दिन ऐसा कुछ हादसे नहीं हुए तो गांव पूरा अपने शादियों का मुहूर्त को आगे बढ़ाते हुए आए। पर अब फिर से ये यक्षिनी का हवा पूरा रामगढ़ में मंडरा रहा था। उस डर के वजह से रामगढ़ के लोग रात को नहीं, सुबह के वक्त भी घर से बाहर निकलने के लिए डर रहे थे। गांव पूरा सतर्क होकर हर जगह डेंजर बोर्ड्स लगाए और गन्ने के खेत के पास कीप साइलेंस का बोर्ड लगाए थे। गांव पूरा सावधान रहने का बोर्ड और रात को 10 बजे के बाद बाहर मत निकलो करके हर जगह लिखने लगे, और बीच बीच में ओ स्त्री कल आओ करके भी लिखें। सुबह सुबह शरद को ये सब देखकर दिमाग घूमने लगा। अरे इतना सुबह सुबह इतने बोट्स कैसे लगाए होंगे? हम ये कमिटमेंट यक्षिनी को पकड़ने में दिखाते तो शायद अब तक कोई यक्षिनी भी मिल जाती। उस यक्षिनी का बात सुनते ही पूरा गांव डर से कांप रहा है। ऐसे लोगों से मदद मांगना हमारा बेवकूफ़ी होगी। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हम पक्का कर सकते हैं यार, पर हम दोनों को यक्षिनी के लिए क्या पता है? यक्षिनी के बारे में बिना कुछ जाने उसे कैसे पकड़ सकते हैं? ऐसा मत सोचो। यक्षिनी का चुंगल से सबको बचाना है और हमारे दोस्त को भी वापस लाना है। बिना कोई गलती किए ये सब मासूम लोगों को यक्षिनी ऐसा क्यों लेकर जा रही है, हमें पता करना है। हाँ यार, तुम सही बोल रहे हो, पर अब हमको क्या करना है? कहाँ पे रहती है किसी को नहीं पता, वो इन सबको कहाँ लेकर जाती है भी नहीं पता। ये सब छोड़, आखिर ये यक्षिनी रहती कैसे है वो भी हमें नहीं पता। ये सब बातें पता लगाने के लिए एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता यार? यक्षिनी कहाँ रहती है, कैसी रहती है, किसी को नहीं पता है ना। सो अभी हमें ही उसे ढूंढते हुए जाना पड़ेगा। अरे यार, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें तो पता चल रहा है ना। हम कैसे उससे खोज सकते हैं? इससे बेहतर ऑप्शन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यार। यार एक बात बता, भरत तेरा फ्रेंड है वो मैं मानता हूँ, पर उसके लिए तेरा जान रिस्क में डालना जरूरी है क्या? तुम नहीं जानते सुधीर, मेरा लाइफ में भरत के अलावा कोई दोस्त नहीं है। बस वही मेरा इकलौता दोस्त है। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब मैं जिस पोजीशन में हूँ उसका वजह भी भरत ही है। अपने घर वालों से झगड़ा करके मेरे पढ़ाई के लिए पैसा दिया। मेरे लिए उसने बहुत कुछ किया, इसीलिए मैं अभी उसके लिए अपना जान भी देने के लिए तैयार हूँ। तूने तो दिल चुरा लिया यार। अब से तू जैसे बोलेगा मैं वैसे ही करूँगा। ठीक है, आज रात को ही ये यक्षिनी का काम खत्म कर देंगे। क्या क्या बात कर रहे हो यार? आज रात ठीक 10 बजते ही गांव के सरहद पर जो गन्ने का खेत है वहां पे हम दोनों जा रहे हैं। सुधीर को शौक लगने जैसे हुआ। इस एक बात से मेरा मुंह बंद करवा दिया ना यार। अच्छा सुनना यार, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, आज रात मुझे बहुत ज़रूरी काम है। उतनी रात को तुमको क्या काम है भाई? अरे यार वो तुम ऐसे अचानक से पूछने से कैसे होगा यार? आज रात ठीक 10 बजते ही वहां पे हम दोनों जा रहे हैं। ठीक है, 10 बजे मिलेंगे। उसी दिन ठीक रात 10 बजे सुधीर डर से कांपते हुए उधर इधर देख रहा है। बस तभी अचानक शरद भी वहां पर आ गया। चले, जाना पड़ेगा। शरद हाँ करके अपना सर हिलाया और दोनों मिलकर बाइक में यक्षिनी को खोजने निकले। बहुत ठंड लग रहा है यार। उस बात को शरद ने कुछ जवाब नहीं दिया।
बहुत ही ध्यान से गाड़ी चला रहा था। शरद का पूरा ध्यान भरत को बचाने में ही था। गाड़ी बहुत ही धीरे से रामगढ़ गांव पार कर रहा है। यक्षिनी के डर से गांव पूरा शांत हो गया। गांव के सन्नाटे के वजह से गाड़ी का साउंड बहुत ही साफ सुनाई दे रहा था। ऐसे जाते हुए अचानक गाड़ी एक जर्क देने लगा। क्या हुआ यार, थोड़ा संभाल के चलाओ। शरद को जर्क आने की वजह पता है, क्योंकि उस गाड़ी में पेट्रोल कम है करके शरद को पहले से ही पता था। अचानक गाड़ी रुक जाना चाहिए करके शरद ने ये प्लान बनाया। इस हालत में सुधीर भी कुछ नहीं बोल सकता है, इसीलिए और शरद का मकसद गांव का सरहद पार जाना ही नहीं, गांव पूरा घूमकर यक्षिनी का कोई क्लू मिलता है क्या देखना ही शरद का प्लान था। थोड़ा थोड़ा जरक देकर आखिर बाइक रुक गई। क्या हुआ यार, गाड़ी क्यों रुक गई? मुझे भी वही समझ में नहीं आ रहा है यार। शायद पेट्रोल खत्म हो गया होगा। पेट्रोल खत्म? पहले ही देखना था ना यार। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? गाड़ी को यहीं छोड़कर पैदल चलेंगे। कैसे जाएंगे वो बात नहीं है, अगर यक्षिनी आएगी तो क्या करेंगे यार? जब आएगी तब देखेंगे, अभी चलो। तू बहुत ही आसानी से बोल दिया है, यहाँ मेरा पैंट गीला हो रहा है यार। शरद हंसते हुए दोनों मिलकर गन्ने के खेत के तरफ जाना शुरू किए। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है करके शरद का मन में चल रहा था। ऐसे दोनों चलते हुए जा रहे थे, तभी अचानक कोई उनके पीछे से जाने का जैसा लगा। सुधीर अचानक पीछे मुड़कर देखा, पर वहां पे कोई नहीं था। तूने वो आवाज सुना? सच बताए तो शरद को भी वो आवाज सुनाई दिया, पर कुछ नहीं करके आगे बढ़ने लगा। फिर से दोनों चलना शुरू कर दिए। तभी अचानक हवा का चाल बदलने लगा। कुछ अजीब तरीके का हवा चल रहा था वहां। सुधीर चलते हुए अचानक रुक गया। उनका पैर हिल नहीं रहा था। शरद तब तक बहुत हिम्मत वाला इंसान बन के फिर रहा था, पर इस सीन के बाद शरद को भी थोड़ा डर लगने लगा। तभी अचानक आसमान से एक भयानक आवाज सुनाई दिया। उस आवाज को सुनने के बाद सुधीर का पैंट गीली हो गई। जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वहां पे क्या चल रहा है सुधीर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस हादसे के बाद दोनों और तेजी से चलना शुरू कर दिए। तभी सुधीर के पीछे किसी का चलने के आवाज फिर से शुरू हुआ। अचानक वो चलने के आवाज पीछे से रुककर सुधीर के बगल से आने लगा। सुधीर डरते हुए बगल सर घुमा के देखा, पर वहां पे कोई नहीं था, पर जमीन पर किसी का पैर का निशान दिख रहा है। उससे देखने के बाद सुधीर पीछे भागने का कोशिश किया, पर शरद ने उसे पकड़कर रोक दिया। तुम शांत रहो करके शरद ने सुधीर को इशारा किया। तब तक सुधीर का पटा पड़ा हुआ था। जोर जोर से रोने का मन कर रहा था, पर अपने आंसू को काबू करते हुए शरद के पीछे चलने लगा। ऐसे ही 10 मिनट चले। बस तभी अचानक उस गन्ने के खेत से किसी आदमी का चिल्लाने की आवाज सुनाई दिया। बचाओ बचाओ करके किसी का चीखने का आवाज सुनाई दे रहा था। शरद और सुधीर दोनों उस आवाज कहां से आ रहा है करके सब तरफ देखने लगे। हवा के वजह से पूरा गन्ने का खेत बहुत जोर जोर से हिल रहा था, और देर नहीं करना है करके शरद भागते हुए जाकर गन्ने का खेत में इधर उधर देखते हुए भाग रहा था। उस आदमी का आवाज और जोर से सुनाई दे रहा था। उस आवाज का पीछे करते हुए शरद भागने लगा। पुराना कुआं को पार करने के बाद आदमी का आवाज आना बंद हो गया। फिर से पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। शरद वहां तक आकर वो आवाज कहां से आया है बहुत ध्यान से सुन रहा है, पर कोई आवाज सुनाई दे रहा। तभी अचानक दोस्त
नीचे देख। शरद नीचे मिट्टी की तरफ देखा। वहां आदमी को कुछ खींचते हुए ले जाने जैसे निशान दिख रहे थे। उस निशान को फॉलो करते हुए दोनों उसके पीछे गए। ऐसे थोड़े दूर जाने के बाद फिर से वो आवाज सुनाई देने लगा। सुधीर और शरद दोनों भागते हुए उस तरफ गए, उस आवाज को खोजते हुए। कहाँ जा रहे हैं, कैसा जा रहे हैं, उनको ही नहीं पता चल रहा है। ठीक तभी एक जगह पर पहुंचने के बाद अचानक वो आवाज आना फिर से बंद हो गया है। शरद और सुधीर दोनों सर उठाकर देखें, वहां एक बड़ा सा बंगला है। उस बंगलों को देखकर किसी को भी हार्ट अटैक आ जाएगा, उतना भयानक है वो बंगला। वो बंगला में पूरा अंधेरा छाया हुआ था। उस बंगले से बहुत भयानक आवाजें सुनाई दे रहे थे। इतना बड़ा बंगला यहाँ पर है करके मुझे ही नहीं पता यार। मैं बचपन से यही पला बड़ा हूँ, पर मुझे ही नहीं पता। चलो कहाँ यार? अंदर, और कहाँ? हाँ? शरद और सुधीर मिलकर उस यक्षिणी को खोजते हुए जा रहे थे। तभी अचानक एक बड़ा सा बंगला दिखाई दिया। वो बंगला बहुत भयानक है, आधा टूटा हुआ है, पर कब टूट जाएगा करके पता नहीं चल रहा है। उस बंगले के पीछे से चांद दिख रहा है। वो सीन पूरा पुराना बॉलीवुड फिल्म जैसा है। सुधीर का शरीर पूरा डर से कांप रहा था। क्या है यार ये? इतना डरावना बंगला मैंने कहीं नहीं देखा। अंदर जाने वाला कोई बाहर आने जैसा तो नहीं दिख रहा है ये। इसीलिए हम जा रहे हैं। तू चुप रहो यार, ऐसे टाइम में मजाक मत करो। शरद बहुत गुस्से में सुधीर के तरफ देखा। शरद इतने गुस्से से क्यों देख रहा है, सुधीर को समझ में नहीं आया। उस नजरों को देखकर सुधीर थोड़ा डर गया है। तुम्हारा नजर से मुझे डर लग रहा है यार, पर तुम्हारे नजर से ज्यादा उस बंगला के अंदर जाने में फट रहा है यार। प्लीज मुझे छोड़ दे। कोई आए या ना आए, मैं तो जा रहा हूँ। मेरे जैसे तू भी भरत के लिए कुछ भी करोगे सोचा था, पर कोई बात नहीं। ऐसे कहकर शरद बंगलों के तरफ चलना शुरू किया। इतने में सुधीर क्या सोचा पता नहीं, अंदर जाने के लिए रेडी हो गया। रुको यार, आ रहा हूँ। बात बात पे इमोशनल अत्याचार करना फैशन हो गया है लोगों को। शरद और सुधीर दोनों मिलकर अंदर गए। बस जब दोनों अंदर जा रहे थे तभी अचानक हर तरफ से भेड़ियों का रोने का आवाज सुनाई दिया। अचानक दोनों आसपास देखने लगे, वहां पर कुछ भी नहीं था। आसपास तो कोई नहीं है यार, फिर ये आवाज कहाँ से आ रहा है? और कहाँ से? हमारे मौत से आया होगा। क्या? कुछ नहीं यार, चलो अंदर चलते हैं। दोनों बंगलों की तरफ अंदर जा रहे थे और दरवाजा खोलने लगे। दरवाजा खोलते ही अचानक चमगादड़ों का एक झुंड इनके ऊपर से होकर बंगलों से बाहर चले गए। देखो ना यार, हमारे सामने तो सब अपशगुनी हो रहा है। अब तो मेरे बात मान लो, चलो ना यार वापस चलते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये पुराना बंगला है करके तुम ही बोल रहे हो। इसमें चमगादड़ के अलावा और क्या रहेगा? और वो आवाज के बारे में सोच रहा है ना, आसपास पूरा जंगल है, वहां पे भेड़िया नहीं रहेंगे तो कुत्ते रहेंगे क्या? गलती मेरा ही है मेरे बाप, चलो चलते हैं। शरद सुधीर दोनों धीरे से चलते हुए आसपास देखते हुए जा रहे थे। किस जगह से क्या आएगा करके दोनों डरे हुए थे। वैसे ही डरते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो बंगलो देखने में बहुत बड़ा है, करीब 20 रूम्स है उसमें। बंगलो के बीच में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। मैं ऊपर जाकर देखता हूँ, तुम नीचे पूरा देखो। कुछ जरूरत पड़ा तो इस विजल को डालो, मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। यार यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जहाँ भी जाए दोनों मिलकर जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ तो बोल दो, मैं यहीं से वापस चल जाऊंगा। सुधीर ऐसे बोलते हुए पीछे मुड़ा कि नहीं, अचानक उस बंगलो के दरवाजा बंद हो गए। वो देखकर सुधीर का गला सूख गया और जोर जोर से रोने लगा। अबे यार, तू यहाँ मुझे मरवाने के लिए ही लाया है, मुझे पता है। मैं नहीं आऊंगा बोला था, पर तू साला यहाँ पे मुझे मरवाने लेके आया है।
अब हम जिंदा वापस जाएंगे कि नहीं कोई ठिकाना नहीं है। मुझे कुछ हुआ तो मैं पहले तुमको ही मार दूंगा। तू मरने के बाद मुझे क्या मारेगा रे? मुंह बंद करके चलो मेरे साथ, हमारे पास टाइम बहुत कम है। सुबह होने तक हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करना है। शरत ऐसे बोलते हुए सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर फ्लोर पर पहुंच गया, पर सुधीर वही डरते हुए आसपास देख रहा है। नीचे फ्लोर में कुछ रूम्स हैं। शरत ने सुधीर को सब रूम्स को सर्च करने के लिए बोला है, इसीलिए सुधीर एक एक रूम को खोल कर देख रहा है। दरवाजा फिर से बंद किया। वो आवाज क्या है करके सुधीर ने पूरा डोर ओपन करके देखा। वहाँ एक फोटो फ्रेम थोड़ा हिला हुआ था। ऐसा क्यों हुआ है करके उसे ठीक से सेट किया। तभी सुधीर ने उस फोटो फ्रेम को गौर से देखा। वहाँ उस फ्रेम में एक खूबसूरत सी लड़की है। वो लड़की इतना खूबसूरत है कि कोई उसे नजरें घुमा भी नहीं सकता है। वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है। शायद बंगला इनका ही होगा। फोटो ठीक करके फिर से पीछे घुमा। इस बार बहुत ही डरते हुए फोटो फ्रेम को ठीक किया। वो सेट हुआ जैसे ही लगा, पर अचानक से नीचे गिर गया। इस बार बहुत ही डरते हुए फोटो फ्रेम को ठीक किया। वो सेट हुआ जैसे ही लगा, पर अचानक कांच टूटने की आवाज आया। उस आवाज से सुधीर डर के बाहर के तरफ भागने लगा। सुधीर के पॉकेट में जो विजल था उसे निकालकर विजल डालने का कोशिश कर रहा था, पर उससे आवाज नहीं निकल रहा है। उस विजल को नीचे फेंककर दौड़ते हुए ऊपर फ्लोर की तरफ भागने लगा। ऊपर शरत एक एक रूम चेक करते हुए आगे बढ़ रहा है। बस तभी कहीं से किसी का चीखने की आवाज सुनाई दिया। शरत को यह आवाज कहीं सुना सुना सा लग रहा है। ये आवाज मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। भरत, क्या वो तुम ही हो? ऐसे वो आवाज का पीछे करते हुए गया। धीरे से वो आवाज जोर से सुनाई देना लगा। आखिर में वो आवाज सुनाई देने वाला रूम की तरफ आया। बहुत ही डरते हुए उस रूम का डोर ओपन किया। वहां से एक आदमी का आकार में कोई खड़ा हुआ था। उसका ऊपर एक कंबल ओढ़ा हुआ है। कंबल के वजह से वहां पे कौन खड़ा हुआ है पता नहीं चल रहा है। भरत! शरत वहां पर रुककर भरत करके बुलाया। वो आवाज थोड़ा देर रुक गया। थोड़ी देर बाद फिर से वो आवाज आना शुरू हुआ। शरत धीरे से एक एक कदम को आगे बढ़ाते हुए उस आकार के पास जा रहा था। तभी अचानक से वो आवाज डरावनी चीख में बदल गया। शरत उस आकार के करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखने ही वाला था। तभी अचानक शरत को जोर से धक्का दिया। उस झटके से शरत थोड़ा दूर चला गया। शरत बहुत गुस्से से सुधीर के तरफ देखा। सुधीर डर से कांप रहा था। शरत फिर से इस तरफ मुड़कर देखा और चौंक गया। अब तक वहां पे जो आकार खड़ा हुआ था वो अभी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। शरत को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या यार, अच्छा टाइम में डिस्टर्ब किया। एक बार मेरे साथ आओ यार। शरत का हाथ पकड़कर खींचकर लेकर गया। ग्राउंड फ्लोर में एक कोने में एक रूम है। उस रूम के अंदर नीचे बेसमेंट में जाने का रास्ता है। शरत और भरत दोनों मिलकर उस बेसमेंट में गए। वहाँ लगभग 10 आदमियों पूरा जगह में आसपास बंधे हुए थे। वो सब लड़के बहुत ही बुरे हालत में हैं। आज नहीं तो कल मरने के लिए तैयार हुए थे। ये सब यहाँ पे है करके तुमको कैसे पता चला? मैं अचानक एक आवाज से डर के तुम्हारे पास आने के लिए सीढ़ी चढ़ रहा था। तभी मेरे पैर फिसल कर डायरेक्ट बेसमेंट में गिर गया था। बस तभी मुझे ये पता चला। चलो कैसे भी हो, हमें जिस काम से आए हैं वो काम तो खत्म कर दिए। इन सबको हम कैसे भी करके गांव लेकर जाना है। कैसे भी हो, शरत और सुधीर ने मिलकर वो सब लड़कों को अपने गांव में वापस लेकर आ गए। पर इसमें चौंकने की बात यह है कि
इस पूरे काम में यक्षिनी ने कोई टांग भी नहीं लड़ाई। सुधीर भी यही सोच रहा था। क्या हुआ सुधीर? हमने जिस काम के लिए आया वो काम तो पूरा हो गया ना। हमारे भरत भी हमको मिल गया है। इतना हैप्पी मोमेंट में तू ऐसा मुंह बनाकर क्या सोच रहा है? ऐसा कुछ नहीं है यार। हम यहाँ पे जब आ रहे थे बहुत अजीब से चीजें हमारे साथ हुए, पर एक स्टेज में वो भूत हमें मार भी देने वाली थी। पर अभी हम जब वापस जा रहे हैं तो उसने हमें क्यों कुछ नहीं किया, मुझे भी वही समझ में नहीं आ रहा है यार। शायद अच्छी भूत होगी। शरद सुधीर मिलकर उन 10 लड़कों को अपने गांव में पहुंचा दिए। कहीं से आकर रामगढ़ गांव पे इतना एहसान करने के वजह से शरद पूरा गांव का हीरो बन गया। गांव के सब लोग शरद और भरत को ज़्यादा इज्जत देने लगे। अगले दिन सुबह फिर भी शालिनी बिना सुने चली गई। शालिनी शरद के बात बिना सुने ही वहाँ से निकल गई। शरद उस लड़की के पीछे जाकर शालिनी के हाथ पकड़ने का कोशिश किया। उस लड़की का हाथ पकड़ते ही शरद के हाथ जलने लगे। ओए शालिनी, आपको ही बुला रहा हूँ। क्या हुआ? मेरे ऊपर गुस्सा कम नहीं हुआ क्या? क्या हुआ? तुम्हारा हाथ इतना गर्म क्यों है? देखो शालिनी, तुम मेरे अच्छाई के लिए कुछ बोल रही थी। उस टाइम में तुमको प्रपोज करना मेरा गलती है। आई एम सॉरी फॉर दैट। पर उस एक बात की वजह से तुम मुझसे बिना बात किए मत रहो यार। देखो शालिनी, मैं जिस काम से इस गांव में आया हूँ वो काम तो ख़त्म हो गया है। मैंने इस गांव को बचाया है, पर अभी मुझे मेरे गांव वापस जाने का वक्त आ गया है। वो बात सुनकर बहुत ही तेजी से चलने वाली शालिनी अचानक से रुक गई और गुस्से से शरद की तरफ देखने लगी। शालिनी बिना कुछ बोले शरद की तरफ बहुत गुस्से से देख रही है। शालिनी वो बात सुनते ही हड़बड़ाने लगी। शरद कुछ और बात करने ही वाला था। और कुछ मत बोलो। आज रात ठीक 10 बजे मैं जिस जगह के बारे में तुमको बोलूंगी उस जगह तुम मुझे आकर मिलो। तुम्हें मुझसे जो बात सुनने का इंतजार कर रहे हो मैं वो बात तुम्हें वही बताऊंगी। वो बात सुनते ही शरद खुशी से झूम उठा। ठीक उस टाइम पर शरद को एक कॉल आया। अरे यार सुधीर, ठीक टाइम पर कॉल किए हो। शालिनी मुझे प्रपोज करने वाली है यार। सुधीर के तरफ से कोई आवाज नहीं आ रहा है। क्या यार, मैं इतना खुशी का खबर दे रहा हूँ तो तू कुछ बात क्यों नहीं कर रहा है? वो यार, मुझे लग रहा है कि शालिनी ने तुम्हें ट्रैप किया है। क्या? शालिनी 10 बजे मिलूंगा करके बोली। वो बात सुनकर शरद बहुत खुशी महसूस कर रहा है। यही बात सुधीर को बोलने से ये बात उसको कुछ ठीक नहीं लगा। शरद तुम वहां मत जाओ करके बोलता है सुधीर, पर शरद उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर अभी नहीं जाऊंगा तो फिर कभी शालिनी से नहीं मिल पाऊंगा करके सोच रहा था शरद। इसी वजह से सुधीर के बात मानने के लिए तैयार नहीं था। यार पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तू ऐसा क्यों सोच रहा है यार? शालिनी बहुत अच्छी लड़की है। वो बेचारी कुछ भी नहीं जानती है। तू ही सोच यार, ये सब होने से पहले तुमको उस जंगल में जाने से रोकी ना वो शालिनी। वो मुझे कुछ होगा करके डर के ऐसा बोली होगी यार। यार तू ही सोच, अब तक हमारे साथ जो भी भूत के साथ हादसे हुए वो सब में शालिनी हमसे मिलने से पहले या हमसे मिलने के बाद ही हुआ है। हर बार वो लड़की ऐसे इन्वॉल्व होने का कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। उन बातों से शरद भी सोचने लगा। सच बोले तो सुधीर का बात शरद को सच लगने लगा। हर इंसिडेंट के पहले या बाद में शालिनी मौजूद है, पर उन हादसों से शालिनी का कितना संबंध है उस बात का शरद को कोई जवाब नहीं था। पर उस बात के लिए कुछ भी सुनने के लिए शरद तैयार नहीं है। इसीलिए तुरंत मैं जा रहा हूँ बस बोलकर फोन कट कर दिया। ये सुधरेगा नहीं। क्यों ये शरद जानबूझकर खतरों से खेल रहा है? शाम होते ही शरद बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हुआ। शालिनी बहुत ही खूबसूरत लड़की है। ये यक्षिनी के मामले में फंसकर शरद ने ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं किया, नहीं तो शालिनी को कैसे भी करके अभी तक पटा लेता था। ठीक रात 8 हुआ। शरद बहुत ही टेंशन में है। बस तभी अचानक से हवा आने के वजह से
खिड़की अपने आप खुला। शरद बहुत ही टेंशन में रहने की वजह से वो आवाज से शरद को बहुत डर लगा। तभी अचानक से घर में करंट भी चला गया। अपना मोबाइल का लाइट ऑन करके शरद ने टाइम देखा। आसपास पूरा अंधेरा होने के वजह से सिर्फ मोबाइल का लाइट ही दिख रहा है। शरद आसपास देखना शुरू किया। उस अंधेरे कमरे में धीरे से खिड़की के तरफ जा रहा है। तभी उसका पैर में कुछ नरम सा लगने के वजह से डर के गिर गया। शरद नीचे गिरने के वजह से उसका फोन भी जोर से नीचे गिरा। शरद को डर कम है, वो बहुत डेयरिंग बंदा है। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उसे सॉल्व किए बिना वहाँ से जाता नहीं है। पर शरद इस गांव में क्यों रुक गया? क्या वो सच में उसका दोस्त को बचाने के लिए यहाँ पे रुका हुआ है? पर अचानक ऐसा क्यों लग रहा है? तभी तक ठीक से बात भी नहीं करने वाले शालिनी आज अचानक तुम मुझसे जो बात सुनना चाहते हो वो बात तुम्हें बोलूंगी करके क्यों बोली? 10 बजे ठीक वो जिस जगह में बोली है उस जगह में क्यों रहने बोली? ये सब सोचते हुए अचानक अपना दुनिया में आया। आसपास देखा, तभी करंट आया। उससे कुछ नरम सा लगने वाला चीज एक बिल्ली है। उफ करके अपना फोन खोजने लगा। शरद का फोन बहुत दूर में गिरा हुआ था। बहुत ही दूर गिरने के वजह से फोन पूरा टूट गया है। जितना भी ट्राई करो वो फोन काम करने का नाम ही नहीं ले रहा था। शायद डिस्प्ले टूट गया होगा करके सोचा। टाइम देखा, 10 बजने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं था। अरे टाइम हो रहा है, कैसे भी करके ठीक टाइम में शालिनी तक पहुंचना है। ऐसा नहीं गया तो शालिनी वहां के वापस चली गई तो इस चांस को कैसे भी मुझे मिस नहीं करना है। अब फोन का काम वापस आकर देखते हैं करके उस फोन को वहीं पर फेंक दिया। बाइक निकालकर शरद ने टाइम देखा। शरद को टेंशन आना शुरू हुआ। शरद ऐसे घर से बाहर निकला, तभी शरद के फ़ोन को एक मैसेज आया। एक तरफ सुधीर ने मैसेज किया और कॉल्स भी कर रहा है। शरद का फ़ोन रिंग होते होते स्विच ऑफ हो गया और एक तरफ शरद बाइक में बहुत ही जोश में शालिनी को पाने की उम्मीद में स्पीड से जा रहा है। इस यक्षिनी के झमेले में फंसकर इस खूबसूरत लड़की पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया। आखिर में उस लड़की ने ही शरद को बुलाया है। उस गांव में एक ढाबे जैसे जगह में आकर रुकने बोली। 10 बजने से ठीक 10 मिनट पहले शालिनी जिस जगह में आने बोली उस जगह में पहुंच गया शरद। वहाँ पे एक ढाबा है, पर वो ढाबा बहुत पुराना है। आसपास पूरा अंधेरा छाया हुआ है। फ़ोन लाइट डालने के लिए शरद के पास फ़ोन भी नहीं था। उस अंधेरे में आसपास देख रहा है। आसपास पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। अपना वॉच में टाइम देखा, ठीक 10 बजा था। ऐसे ठीक 10 बजते ही तभी अचानक से शरद के पीछे से पायल का छन छन सुनाई दिया। उस आवाज़ सुनकर शरद के दिल जोर से धड़कने लगा। बहुत ही डरते हुए शरद पीछे मुड़कर देखा। 10 बजे के बाद कोई बाहर नहीं आ सकता है। शायद यह उसका इफेक्ट है क्या? ऐसे सोचते हुए डर के इधर उधर देख रहा है। शरद बहुत ही साहसी इंसान है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से क्यों डर रहा है उसे ही नहीं पता चल रहा है। कौन? करके जोर से चिल्लाया, कोई जवाब नहीं आया। वो झुमके की आवाज़ और ज़ोर से आने लगा। कौन है करके पूछने से कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? क्यों, मजाक लग रहा है क्या? फिर भी कोई जवाब नहीं आया। शालिनी, शालिनी तुम ही हो ना? ऐसा बोला कि नहीं, कोई लड़की जोर जोर से हंस रही थी। शालिनी, ये मजाक करने का वक्त नहीं है, प्लीज और मजाक मत करो, मेरे सामने आ जाओ। शरद ऐसे बोल ही रहा था, तभी अचानक से कोई शरद के पीछे से जाने जैसे लगा। शरद को जिंदगी में पहली बार डर लग रहा है। ऐसे होते हुए
शरद के सामने से कोई अंदरूनी शक्ति किसी आदमी को खींच कर लेके जा रहा है। एक आदमी को जमीन पर खींचते हुए ले जा रही है वो, और वो आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा है। शरद वो देखकर जोर से चिल्लाकर पीछे भागने के लिए सोच रहा है, पर तभी अचानक से शरद के कंधे पे कोई हाथ रखने जैसे लगा। भागने के लिए सोचने वाला शरद अचानक मुड़कर अपने कंधे के तरफ देखा। वहाँ एक डरावनी सी भूत की हाथ है। वो देखते ही शरद बहुत ही जोर से चिल्लाया। फिर शरद के सामने एक सुंदर सी लड़की आकर उसके सामने खड़ा हुई। शरद का गला सूख गया। धीरे से शरद पीछे मुड़कर नीचे की तरफ देखा। वहाँ एक लड़की का पैर दिखा, पर वो कोई मामूली लड़की का पैर नहीं है, एक भूत का पैर है। वो देखकर शरद पीछे भागने सोच रहा था, पर शरद का पैर उस जगह से हिल नहीं रहा था। ऐसे ही डरते हुए शरद ने अपना आँख ऊपर उठाकर देखा और चौंक गया। उसका सामने शालिनी है। शालिनी, तुम ही हो ना? क्या हुआ शरद? क्यों ऐसे डर रहे हो? क्यों तुम्हारा बदन पूरा पसीने से भीग गया है? तुम किसी चीज को देखकर डरे हुए हो, क्या है वो? शरद हैरान हो गया, क्योंकि अभी तक शरद ने एक भूत के हाथ और पैर देखा, पर अभी ऐसे कोई नजरिया वहाँ पे नहीं है। सब कुछ बहुत ही कॉमन है। शालिनी, तुम अभी तक? क्या अभी तक? मेरा आना 5 मिनट्स लेट होने से इतना डर गए हो तुम? क्या ये सब मेरा वहम है? मैंने अभी तक तो देखा। वो सब मेरा वहम बोलने से कैसे? करके अपने मन ही मन में बात कर रहा है। क्या हुआ शरद? तुम्हारे साथ थोड़ा अच्छा वक्त बिताने के लिए आई थी, पर तुमने पूरा माहौल खराब कर दिया। शरद शालिनी के बातों में थोड़ा बहक गया। ठीक है शालिनी, मुझे माफ कर दो। तुम मुझसे मिलने के लिए आई, वही मेरे लिए बहुत कुछ है। शरद के बातों से शालिनी शर्माने लगी। अभी तक शरद ने शालिनी को ठीक से नहीं देखा, पर शालिनी पूरा दुल्हन जैसे तैयार होकर आई थी। शालिनी को ऐसे देखकर शरद अपना फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया। शालिनी को किस करने के लिए उसका करीब गया। शालिनी भी 1 सेकंड के लिए बहक गई, पर अचानक से किसी चीज का याद आकर पीछे मुड़ गई। क्यों शालिनी, मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता हूँ क्या? ऐसी बात ना है शरद। फिर क्या हुआ? मैं तुम्हें चाहता हूँ तो तुम्हें किस करने में क्या गलती है? हाँ, पर ये नहीं हो सकता शरद। वो ऐसे ही है। मेरा बात सुनो, तुमको ही अच्छा होगा। क्यों नहीं हो सकता? शरद को कुछ गड़बड़ लगने लगा। शालिनी पहले से ही शरद को इस गांव के मामलों से दूर रखने के लिए देख रही है। इस बार कैसे भी करके पता करना है करके। शालिनी, तुम मेरे पास कुछ छुपा रही हो। बोलो, इस गांव में क्या हो रहा है? क्यों तुम अचानक से कहीं गायब हो जाती हो? तुम आखिर करती क्या हो? कुछ नहीं, छोड़ दो। प्लीज शालिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना जानने का हक तो मुझे बनता है। मेरा बात मानो शरद, मुझे फोर्स मत करो। मुझे तुम्हें यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। मेरा ही गलती है। वो सब छोड़ो, पहले मेरे सवालों का जवाब दो शालिनी। नहीं बोलूंगी। बोलोगी कि नहीं? करके शालिनी के हाथ को कस के पकड़ने का कोशिश किया। तभी अचानक से शालिनी का आवाज बदल गया। हाथ छोड़ रहे। करके चिल्लाकर अपना हाथ छुड़वाई। शरद हैरान रह गया। शालिनी कुछ गलती करने वाली लड़की जैसे अपना शक्ल को पीछे तरफ मोड़कर खड़ी रही। मैं यही बोल रहा हूँ, तुम मेरे पास कुछ छुपा रही हो। तुम मुझसे प्यार करती हो, ये बात मुझे पता है। प्लीज तुम्हें क्या हुआ है, मुझे बताओ। मैं तुम्हें ठीक करने का कोशिश करूंगा। मैं हाँ, तुम? और कोई नहीं, मैं ही एक्चुअली हूँ। क्या? शालिनी के बातें शरद को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शरद को क्या बात करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शालिनी, क्या बात कर रही हो? तुमको ही पूछ रहा हूँ। ऐसे बोलते हुए शालिनी को पकड़ के हिलाने लगा। हाथ छोड़ रहे। और कोई नहीं, मैं ही एक्चुअली हूँ। शालिनी ऐसे बोलते हुए बेहोश होकर शरद के ऊपर गिर गई। शरद बहुत ही घबराते हुए शालिनी के तरफ देखा। शालिनी, उठो। क्या हुआ तुमको शालिनी? उठो शालिनी। शरद शालिनी को उठाने का कोशिश कर रहा है,
तभी ठीक वहां सुधीर आया। उफ, शरद, तुमको कुछ नहीं हुआ ना? तुमको कुछ होगा करके बहुत टेंशन हो गया था यार। ऐसे बात करते हुए सामने आया और वहां शालिनी बेहोश है करके देखा। क्या हुआ शालिनी को? ये बात छोड़, शालिनी ने मुझे ट्रैप किया करके तू क्यों बोला? वो मुझे गुस्सा मत दिलाओ सुधीर, बोलो जल्दी। करके सुधीर को ऊपर हाथ उठाया। उस दिन उस यक्षिणी का पीछा करते हुए एक बंगलो में गए थे ना, याद है ना? वहां तुम ऊपर फ्लोर में गया था। तभी मैंने शालिनी को अजीब सा बर्ताव करते हुए देखा था। क्या? उस दिन शालिनी वहां पर आई है? हाँ, अगर वो वहां आई है करके मैं तुमको बताऊंगा तो मेरे साथ तुमको भी मार देगी करके बोली। इसीलिए मैंने तुमको कुछ नहीं बताया। पर आज तुमको अकेले इस अंधेरी रात में बात करने के लिए बुलाई तो तुमको कुछ हानि पहुंचाएगी करके डरते हुए तुम्हें हिंट दिया था। सुधीर के बाद शरद को सच लगने लगा। तभी फिर से शालिनी के तरफ देखा, फिर से सुन पड़ गया। ये शालिनी को क्या हुआ? क्यों ऐसे बेहोश पड़ी हुई है? शरद के साथ जो कुछ भी हुआ सब सुधीर को बताया। तब मैंने जो सोचा था वो सब सच है। पर शालिनी यक्षिणी है तो अभी तक तुम्हें कुछ क्यों नहीं किया? तभी शालिनी धीरे से कुछ बोल रही थी। पहले हम शालिनी को यहाँ से लेकर जाएंगे, चलो। शरद सुधीर दोनों मिलकर शालिनी को सुधीर के रूम पर लेकर गए। वहां शालिनी को बेड पर लेटाए। अभी भी शालिनी के गले से धीरे से कुछ आवाज आ रही है। शरद, वो कुछ बोल रही है यार। शरद को भी शालिनी के बातें सुनाई नहीं दे रहे थे। शरद शालिनी के मुंह के पास जाकर अपना कान रखा और सुना। अरे शालिनी को प्यास लग रहा है, सुधीर जल्दी जाके पानी लाओ यार। सुधीर वहां पे पानी के जग के पास गया और 1 मिनट वहीं खड़ा होकर सोचने लगा। क्या सोच रहा है सुधीर? जल्दी पानी लाओ। 1 मिनट। कुछ खोज रहा है। अबे यार सुधीर, शालिनी का हालत ऐसा है, तू पानी देने के अलावा तुम वहां पे क्या खोज रहे हो? जल्दी पानी इधर लाओ। 1 मिनट बोल रहा हूँ ना। सुधीर को टेबल के ड्रॉ में एक बोतल दिखाई दिया। क्या है वो? ट्रूथ सीरम। अभी वो क्यों? बोलता हूँ, रुको। बोलते हुए शालिनी को देने वाले पानी में 2 बूंद ट्रूथ सीरम मिलाया। अब पिलाओ। शरद को सुधीर का दिमाग में क्या चल रहा है समझ में आया है। शरद को नापसंद होते हुए भी उसे वो ट्रूथ सीरम पिलाया, क्योंकि शालिनी को बचाने के लिए शरद को सच जानना बहुत जरूरत था। वो पानी पीते ही शालिनी का बॉडी पूरा कांपने लगा। वो देखकर सुधीर ने शरद को अभी क्वेश्चंस पूछो करके इशारा किया। शरद ने सवाल पूछना शुरू किया। तुम्हारा नाम क्या है? शालिनी ने बात नहीं की, पर उसका बॉडी अभी भी कांप रहा है। तुमसे ही पूछ रहा हूँ, बोलो तुम्हारा नाम क्या है? शांति। शरद और सुधीर दोनों शॉक हुए। फिर शालिनी कौन है? फिर से कोई जवाब नहीं आया। तूने अगर मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं तुमको किसी भी तरह का मदद नहीं कर पाऊंगा। तभी अचानक से शालिनी ने रोना शुरू किया। अभी क्यों रो रही हो? मेरे साथ जो इंसाफी हुआ उसके बारे में याद आया। नाइंसाफी? क्यों? किसने किया? तुम डरो मत, ये बात किसी को पता नहीं चलेगा, हम पे यकीन करो। शालिनी ने शुरू किया। ये सब होकर 5 साल हुए। हेमंत और मैं प्यार करके शादी किए। गांव के रीति रिवाज को बिना माने मैं एक दलित से शादी किया। मेरे घर वाले और गांव वाले सब हमारे शादी के खिलाफ थे। फिर भी हम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी किए। शादी करने के बाद गांव वापस आए। हम बहुत कुछ सुनना पड़ेगा करके सोचे, पर घर पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब बहुत खुशी से हमारा स्वागत किए। लगभग गांव वाले सब आकर हमारा स्वागत किए। हमारे गांव में हमारा ही पहला प्रेम विवाह है। हम दोनों को गांव वाला का ये बर्ताव देखकर बहुत अच्छा लगा। उस दिन घर वाले सब मिलकर हमारा सुहाग रात के सारे इंतज़ाम किए। घर पूरा मेहमानों से भरा हुआ था। मैं शर्मती हुई मेरे पति हेमंत के पास गई।
हम दोनों ने बहुत सारे बातें किए, पर तभी अचानक से सब कुछ सून पड़ गया। हम अपने धुन में बहुत खुशी से बात करते थे, तभी अचानक से एक स्मेल आना शुरू हुआ। तुमको कुछ अजीब नहीं लग रहा है? कुछ गंदी बदबू आ रहा है। हेमंत भी आसपास उस बदबू को सूंघने लगा। ये पेट्रोल का स्मेल आ रहा है। अरे ये तो पेट्रोल का बदबू है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। हमें घर वाले सबको अलर्ट करना है। चलो शांति। ऐसे बोलते हुए रूम से बाहर जाने का कोशिश कर रहा है, पर डोर बाहर से लॉक किया हुआ है। क्या है ये? हम तो अंदर से लॉक किए है ना, पर फिर बाहर लॉक करने का क्या जरूरत है? एक बार इधर आओ। शांति ने खिड़की खोलकर देखा, वहाँ कुछ लोग पेट्रोल डालकर उनका घर जला रहे थे। हेमंत और शांति ने उनका घर से कुछ लोग धीरे से बाहर जाते हुए देखा। शिट, देखो शांति, उनमें तुम्हारा पेरेंट्स भी है। शांति के पेरेंट्स तभी धीरे से घर से बाहर निकल रहे थे। माँ, मैं ऐसे दीदी और जीजू को इस हाल में छोड़कर नहीं आ सकती, ये बहुत गलती है करके जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उसे ये सबक मिलना ही है, नहीं तो हमारे परिवार क्या है और उसका प्रतिष्ठा क्या है। ये कोई भी दलित को शादी करके आई तो हमें खुशी से इसको घर में बुलाना है क्या? नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपने सही बोला। इन दोनों को देखकर अब गांव के हर लड़की किसी दलित के साथ शादी करके आई तो हमारे गांव का प्रतिष्ठा क्या होगा। ये तुम जैसे लड़कियों को एक सबक है। अगर तुम तुम्हारे दीदी के पास जाना चाहती हो तो जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला। उन बातों से शालिनी के घर वाले शालिनी का मुंह बंद करके वहां से लेकर चले गए। ये गांव और तुम्हारे घर वाले सब इतने अच्छे से बात करके हम दोनों को मारने के लिए ट्रैप किए हैं। शांति को टेंशन होने लगा। कुछ करो हेमंत, कुछ करो प्लीज। हेमंत पीछे मुड़कर देखा, तब तक आग ने पूरा घर को जला दिया था। जोर से मारकर बेडरूम का दरवाजे को तोड़ा, पर तब तक बहुत लेट हो गया था। पूरा घर जला हुआ था। उस आग के वजह से जो धुआं निकल रहा था, उसके वजह से शांति बेहोश हो गई। हेमंत शांति को अपने गोद में लेकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, पर तब तक पूरा घर आग के चंगुल में फंस गया था। हेमंत शांति को छोड़कर भाग सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। शांति के लिए वहीं पे रह गया। शांति को अपना गोद में लेकर कस के पकड़कर रोने लगा। तभी अचानक से एक बड़ा सा घर का टुकड़ा हेमंत के पीठ पर गिरा। उस चीख से शांति का आंखें खुले। शांति का आंख खोलते ही हेमंत जलते हुए दिखा। वो नजारा देखकर शांति फिर से बेहोश होने लगी। शांति, तुम यहाँ से निकल जाओ, मेरे बारे में मत सोचो। तुम्हारे घर वाले जो रिश्ते दिखाएंगे उस लड़के से जाकर शादी कर लो। तुम खुश रहो, मुझे भूल जाओ शांति, मुझे भूल जाओ। शांति जोर जोर से रो रही है। मेरे बात मानो शांति, तुम चले जाओ यहाँ से। तुम खुश रहो यहाँ, तुम खुश रहो, प्लीज शांति, चले जाओ यहाँ से। शांति और कुछ नहीं सोची। तुम्हारे बिना मेरा जिंदगी नहीं है हेमंत, मुझे छोड़कर तुम नहीं जा पाए। अब मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? जीना है तो तुम्हारे साथ, मरना है तो तुम्हारे साथ। हेमंत आग में जल रहा था। वो देखकर शांति भागते हुए जाकर हेमंत को गले लगाई। उतना दर्द में भी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़े। ऐसे ही आग में लिपटे हुए जलकर राख हो गए। अगले दिन सुबह हवा के वजह से वो राख पूरा हवा में उड़ गया। शालिनी बोलना बंद की। शरत और सुधीर दोनों शौक में थे। शरत और सुधीर को बिना पता चले ही उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे। ऐसा खौफनाक जिंदगी किसी का ना होकर के दोनों सोच रहे थे। शालिनी सोई हुई है, पर उसका मुंह से कुछ आवाजें निकल रही थी। शालिनी, क्या ये तुम ही हो? शालिनी वैसे ही आवाजें कर रही है। वो और कुछ बोलना चाह रही थी। शरद तभी शालिनी से पूछा, शांति, उसके बाद क्या हुआ? तुम भूत क्यों बनी? भूत बनने के अलावा क्या जरिया है मेरे पास? मुझे और मेरे पति को बहुत ही बेरहमी से मार दिया। हेमंत के साथ जिंदगी बहुत खुश रहूंगी सोची थी,
साथ मरने के बाद भी हम दोनों का आत्मा भी अभी तक एक नहीं हुआ। मैं यही रह गई हूँ। पर तुम जो कर रही हो वो सही है क्या? तुम्हारे साथ जो हुआ वो सही नहीं हुआ, पर उसके लिए तुम पूरा गांव में कोई शादी नहीं होने दोगी? ये कैसा बात हुआ? इस गांव में मैं किसी को खुशी से जीने नहीं दूंगी, चैन से सोने नहीं दूंगी। तुम कैसे करोगी मैं भी देखूंगा। इस गांव की सुरक्षा करने के लिए मैं हूँ। तुम मेरे रास्ते के बीच में आओगी तो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे बहन को अच्छी लगती हो, बस इस एक कारण के वजह से तुम अब तक जिंदा हो। अचानक से शरद का शक्ल में एक चमक आई। क्या क्या बोली? अचानक से शालिनी इधर उधर हिलने लगी। तभी एक गोरा सा आकार शालिनी को छोड़कर चली गई। उस आकार को जाते हुए सुधीर और शरद दोनों ही देखें। अरे यार, उसने क्या बोला सुना? सुधीर नहीं सुना है करके इशारा किया। शांति शांति, तूने क्या बोला? मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। तभी शालिनी ने धीरे से अपना आंखें खोली। वहां से उठने की कोशिश कर रही थी। शरद शालिनी करके बहुत ही डाउट से बुलाया। शरद, शालिनी शरद को हक करके रोने लगी। वो दोनों रो रहे थे। शरद, मुझे क्या हुआ? तुम सब क्यों रो रहे हो? शालिनी, तुम वापस आ गई। लव यू शालिनी, लव यू। सुधीर अपना आंसू पोंछते हुए उन दोनों की तरफ देखा। तुम्हारा दीदी के साथ जो हुआ मुझे अभी तक पता नहीं चला। शालिनी ने अपना सर नीचे किया। कैसे भी करके तुम्हारा दीदी के साथ जो नाइंसाफी हुआ उसे इंसाफ दिलाऊंगा। उसके लिए क्या करना है मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो बातें सुनकर शालिनी धीरे से हंसना शुरू की। अभी तक जो भी हुआ वो सबको शरद भूल गया है। शालिनी का हक का महफिल में गुम हो गया था शरद। थोड़ी देर बाद शरद वापस होश में आया। शरद, मैं कहाँ हूँ? हम कहाँ हैं? क्या हुआ मुझे? क्या हुआ करके हमें पूछ रही है? हमारे साथ अभी तक जो फुटबॉल खेली उसका क्या? क्या? तू मुंह बंद कर यार, वो बस मजाक कर रहा है शालिनी। कुछ नहीं हुआ, तुम बस बेहोश हो गई थी, इसीलिए यहाँ लेकर आए हैं तुमको ट्रीटमेंट देने के लिए बस। पर मेरा बदन क्यों कांप रहा है? मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ। कोई मेरे शरीर से अंदर बाहर जा रहा जैसे लग रहा। उन बातों से शरद को बहुत टेंशन होने लगा। शालिनी के बॉडी में उसका दीदी आती जाती रहती है करके बोलने से शालिनी का क्या होगा करके शरद सोचने लगा। इसीलिए उसको कुछ पता नहीं चलना है करके शरद सोच रहा है। वो कुछ नहीं है शालिनी, बहुत देर से कुछ भी नहीं खाई ना, इसीलिए ऐसा फीलिंग आ रहा है। ये लो थोड़ा पानी पी लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। शालिनी हाँ करके अपना सर हिलाई। शरद जाते जाते सुधीर को भी आओ करके इशारा किया। क्या यार, वहाँ शालिनी अकेली है? तुम शालिनी के पास रहो, मैं जाकर खाना लेकर आता हूँ। वो नहीं यार, मैं अभी भी शांति के बारे में डर रहा हूँ। सुधीर को कुछ समझ में नहीं आया। शांति जाने से पहले क्या बोली? उसके साथ जो हुआ उसका बदला वो इस पूरा गांव से लेना चाहती है। शांति के साथ जो हुआ वो बहुत गलत है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसका सज़ा पूरा गांव भुगते। ये मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है यार। तो अभी हमें क्या करना होगा? मेरा पास एक प्लान है, पर उससे पहले हमें और एक काम करना होगा। बोलते हुए सुधीर के कान में कुछ बोला। सुधीर पूरा बात सुनकर ठीक है करके अपना सर हिलाते हुए वहाँ से निकल गया। शरद थोड़ी देर बाद खाना लेकर शालिनी के पास गया। बहुत थक गई हो, ये खाओ। मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं है। उसके लिए क्यों इतना सोच रही है, मैं खिलाता हूँ ना। शरद शालिनी को बहुत ही प्यार से खाना खिला रहा है। शालिनी को अभी तक किसी ने ऐसा प्यार से खाना नहीं खिलाया। ये बात सोचते हुए शालिनी शरद को बहुत ही प्यारी भरी नज़रों से देख रही है। शालिनी, तुमसे एक बात बोलना है। हाँ बोलो। वो कोई बात नहीं, बोलो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। हमसे शादी कर लो शालिनी। क्या क्या बोले तुम? मैंने क्या बोला? मैंने तो कुछ नहीं बोला। नहीं नहीं, मैं सुनी हूँ, फिर से बोल। ऑलरेडी सुन ली ना, फिर क्या बोलना?
वो शालिनी, मैं तुमसे ये बात बहुत पहले ही बताने वाला था पर कभी नहीं बोल पाया। कल जब मैं तुमसे ये बात बताने के लिए आया था पर वहाँ अचानक से तुम्हारा सर घूम कर गिर गई, तभी अचानक से वो आ गई। किसका आना? हाँ, कौन? कोई नहीं आया, तू, मैं और कौन? हाँ हाँ हाँ, सुधीर आया है। शालिनी बहुत ही डाउट से शरद की तरफ देखी। शरद फूड का प्लेट को बगल में रखकर अपना हाथ जोड़कर शालिनी से प्लीज मान लो करके पूछने लगा। एक बार भी प्रपोज नहीं किया? मुझे तुम अच्छे लगते हो कि नहीं कुछ भी नहीं पूछा, सीधा शादी करोगे करके पूछ रहे हो? वाह। तुमको मैं पसंद हूँ करके मुझे पता है। कैसे पता? वो बोली। कौन है वो? वो वही मेरा मन ने बोला। बहुत ही अच्छी बात है, पर इस गांव के बारे में जानते हुए भी क्यों अपना जान से खेलना चाहते हो? मैं भी तो वही चाहता हूँ। क्या? वो मैं इस गांव का नहीं हूँ ना, इसीलिए थोड़ा डेयर कर रहा हूँ। नहीं शरद, रिस्क मत लो। तो मुझसे शादी करना तुम्हें मंजूर है ना? हाँ, अच्छे लगते हो फिर भी। और तुम कुछ मत बोलो, मैं अभी सुधीर को कॉल करके हमारे शादी का सारा इंतजाम करने बोल दूंगा। बोलते हुए शरद वहां से निकल गया। शालिनी टेंशन से अपना सर नीचे की। देखते ही देखते शरद और शालिनी का शादी का इंतजाम बहुत जोरों से चल रहा है। कुछ भी हो सकता है करके इनके शादी के बारे में किसी को बिना पता चले ही कर रहे हैं। शरद शादी के मंडप में पूजा कर रहा है। शालिनी तभी शादी के कपड़ों में उस मंडप में आई। उन कपड़ों में शालिनी को देखकर शरद देखते ही रह गया। ऐसे क्यों देख रहे हो? खा जाओगे क्या मुझे? इस दिन के लिए बहुत वेट किया हूँ मैं। शालिनी ने शरद को चिमटी काटी। ये सब दूर से सुधीर बहुत ही टेंशन में देख रहा है। कब क्या होगा करके मैं यहाँ टेंशन से मर रहा हूँ, तो ये दोनों अब रोमांस कर रहे हैं। छी। करके अपने आप में बात कर रहा है। पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए बेटा, वो मंगलसूत्र लेकर लड़की के गले में बांधो। बोलते हुए फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। शरद ने मंगलसूत्र पकड़ा। शरद बहुत ही मुस्कुराते हुए शालिनी के गले में मंगलसूत्र बांधने के लिए नीचे झुका। तभी कोई बहुत ही तेजी से कल्याण मंडप के पास आया। शरद को वही महसूस हुआ। मंगलसूत्र को बिना बांधे पीछे मुड़कर देखा। क्या हुआ शरद? शरद कुछ नहीं करके फिर से मंगलसूत्र बांधने के लिए फिर से झुका। अब किसी का चलने के आवाज आया। मंत्र पढ़ने वाला पंडित भी डरते हुए उस तरफ देखा। सुधीर का डर सच होने की वजह से उसे किस तरफ भागना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग देखते ही देखते बहुत ही जोर से वो आंधी आकर पंडित को लेकर चली गई। पंडित जी। और कहाँ का पंडित? वो यक्षिणी डार्लिंग आके पंडित को उठा कर लेके गई। सुधीर, तुम मुंह बंद करो, मुझे डर लग रहा है। ऐसा होगा करके तुम लोग को पता है ना। तू मुंह बंद कर यार। करके शरद बोल ही रहा था कि फिर से किसी का चलने का आवाज आया। सुधीर इस बार किसका टिकट कटेगा करके सोच रहा है। सुधीर, शरद, शालिनी तीनों उस आवाज का पीछे करते हुए गए। कोई अचानक से उनका बगल से जाने का फीलिंग उन तीनों को आया। अचानक से बगल मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। ऐसा तीनों के साथ भी हो रहा था। मेरा टिकट ऐसा कटेगा करके मैंने कभी नहीं सोचा। ये शरद का शादी मेरा जान पर आ गया। यार सुधीर पीछे मुड़कर देखा पर वहां शरद नहीं था। शालिनी बगल में देखी, शरद कहीं नहीं दिख रहा है। शरद को यक्षिणी ले जाने की वजह से शालिनी जोर जोर से रोने लगी। सुधीर धीरे से ऊपर उठकर देखा तो शालिनी रो रही थी। क्या हुआ करके देखा तो दोनों शॉक हो गए। वहाँ फूलों से डोंट सर्च करके लिखा हुआ है। एक अंदरूनी शक्ति आकर शरद को लेकर चली गई। वो चीज़ देखकर शालिनी शॉक में रह गई। शरद को देखते ही शालिनी को भी प्यार हो गया था, पर यक्षिणी के डर से वो मानने के लिए तैयार नहीं थी।
पर शरत कैसे भी करके शालिनी को शादी के लिए मना लिया है। शालिनी को पता था कि रामगढ़ में शादी करना मना है। अगर ऐसा किया तो यक्षिनी आकर दूल्हा को लेकर चले जाता है। फिर भी शरत के प्यार में अंधी हो गई थी शालिनी और शादी के लिए मान ली। शालिनी और सुधीर दोनों शौक में रह गए, क्योंकि कल्याण मंडप में डोंट सर्च करके लिखा हुआ था। अभी तक यक्षिनी ने बहुत सारे दुल्हों को लेकर चली गई, पर अभी तक कभी ऐसा लिखा नहीं था। इसका मतलब क्या है करके शालिनी और सुधीर दोनों सोचने लगे। ऐसा क्यों लिखी होगी? पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अभी तक कभी ऐसे साइन बोर्ड्स नहीं देखी। हाँ, मुझे भी डर लग रहा है। अब क्या करेंगे? सुधीर बिना कुछ बोले ऐसे शांत खड़ा हुआ है। कुछ तो बात करो सुधीर, कुछ आइडिया दो। अभी हमारे पास उस पुराना हवेली में जाने के अलावा और कोई जरिया नहीं है। वो बात सुनकर शालिनी शॉक हो गई। इसीलिए मैं तब से कुछ बात नहीं कर रहा था। सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है। अगर तुम्हारे पास कुछ बेहतरीन आइडिया है तो बताओ। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पर यक्षिनी ना बोलने के बाद भी वो काम करने से वो यक्षिनी मेरे शरत को कुछ करेगी करके डर लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा शरत को। शरत बहुत ही अच्छा लड़का है और भगवान अच्छे लोगों को कुछ नहीं होने देता। वो बात सुनते ही शालिनी सर हिलाने लगी। दोनों मिलकर उस पुराना हवेली की तरफ जाना शुरू किए। टाइम कुछ रात 10 बज रहा था। वो टाइम देखकर अचानक से सुधीर का गले में कुछ अटकने जैसा लगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। शायद वो यक्षिनी ने मुझे याद किया होगा। टाइम देखो, 10 बज रहा है। ये सब मत करो करके मैं उसे बोलता था, पर शरत मेरा बात कभी नहीं माना। अभी देखो, वो अकेला नहीं, मुझे भी रिस्क में डाल दिया। उतना डर लग रहा है ये तो यही रुक जाओ, मैं अकेले आगे जाऊंगी। तुम दोनों का गुस्सा में कोई भी कमी नहीं है। उसको अकेले छोड़ा तो ये सब हुआ, अभी तुम्हें भी अकेले छोड़ दूंगा तो और क्या बचेगा इस गांव में। चलो चलते हैं। शालिनी ठीक है करके आगे बढ़ने लगी। शालिनी और सुधीर चल रहे थे, तभी अचानक से लाइट सब बंद हो गए। मुझे पता था यही सब होने वाला है। यक्षिनी का गेम अब शुरू हो जाएगा। आवाज मत कर। क्यों मेरी माँ? यक्षिनी आई तो? यक्षिनी अभी आएगी, तुम्हारा क्या है? तुम दोनों लेडीज हो, तुम दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चलता है तो तुम सेफ हो। बैंड तो मेरा ही बजने वाला है ना। वो रोशनी क्या है? बेकार की बातें मत करो, हमें पहले जाकर शरत को ढूंढना है। तुम्हारे पास टॉर्च है क्या? शालिनी ऐसा पूछते ही उन लोगों से थोड़ी दूर में एक रोशनी दिखने लगा। शालिनी और सुधीर दोनों बहुत ही गौर से उस रोशनी को देख रहे हैं, पर वहाँ उस रोशनी के अलावा और कोई भी मौजूद है, पर शालिनी और सुधीर को वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। शायद वहाँ पे कोई है। और कौन? वो यक्षिनी ही होगी। नहीं, कोई आदमी लग रहा है। चलो जाके देखेंगे। सुधीर को भी शालिनी के बात सही लगने लगा। दोनों भागते हुए उस रोशनी के तरफ गए और चौंक गए, क्योंकि वहाँ कोई आदमी नहीं था, पर और उसके ठीक नीचे शरत का वॉच पड़ा हुआ था। ये शरत का ही है। ऐसे लटकाने का मतलब मुझे पता है। मेरी नानी मुझे बोली है, इससे 5 साल पहले ऐसा हुआ करता था। ये एकदम अच्छा शगुन नहीं है। हम दोनों को कुछ होने वाला है। दूर से लोमड़ियों का रोने का आवाज सुनाई दिया। उसे देखते हुए धीरे से दोनों आगे बढ़ते हुए रामगढ़ के सरहद पर पहुंच गए। उसके बाद एक घना गन्ने के खेत है। उस खेत को पार करने के बाद एक पुराना कुआं है। उसे भी पार करने के बाद वो पुराना हवेली दिखेगी। दोनों उस गन्ने के खेत में गए। वो खेत बहुत ही घना है। ये दोनों बस चल रहे थे, तभी अचानक से किसी का भागने का आवाज आया। कौन है वहाँ? उस सब पे ज्यादा ध्यान मत दो, चलो। हाँ,
ध्यान नहीं दूंगा। वो आके मुझे मार कर चली जाएगी, फिर भी ध्यान नहीं दूंगा। शालिनी इससे और कुछ बोल के फायदा नहीं है करके अपने आप में सोचते हुए आगे बढ़ी। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। दोनों हवेली के करीब पहुंचने लगे। तभी अचानक से किसी का जोर से चीखने का आवाज आया। वो आवाज सुनकर दोनों हवेली के तरफ भागने लगे। उस हवेली के पास पहुंचते ही दोनों को डर लगने लगा, क्योंकि वो हवेली बहुत ही डरावनी थी। इस हवेली पर शैतान का साया है करके गांव वाले सब मानते हैं, इसीलिए कोई यहाँ पर नहीं आता। उस गन्ने का खेत से कोई पैरदारी नहीं करता। फिर भी वो गन्ने का खेत बहुत ही साल से ऐसे ही है। वो ऐसा क्यों है, अभी तक एक मिस्ट्री है। शालिनी सुधीर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर उस हवेली की तरफ जाने लगे। तभी अचानक से शरद का चीख सुनाई दिया। ओ पक्का शरद का ही आवाज है। वो अभी कहाँ है मुझे पता चल गया है। वो पक्का शरद का ही आवाज है करके वो अभी कहाँ है मुझे पता है करके हवेली के अंदर भागी। हवेली के अंदर एक बड़ा सा हॉल है। उस हॉल में एक कोने में शरद बंधा हुआ है। शरद कैसे हो तुम? ओहो, किसी ने शरद को बहुत ही बुरा तरीके से मारा क्या है। हाल हो गया तुम्हारा? ऐसे बोलते हुए शरद की तरफ जाने लगी, पर अचानक से शालिनी को किसी ने जोर से धक्का दिया। उस धक्के से शालिनी बहुत दूर जाकर गिरी। फिर से उठकर शरद के तरफ जाने लगी। शालिनी बहुत ही गुस्से में थी। मेरे साथ ही गेम्स खेलोगी? रुक, तुम्हें बताती हूँ। मेरे शरद को कोई नहीं है सोच रही है क्या? और इस यक्षिनी को कैसे भी मारना है करके यक्षिनी को चैलेंज करते हुए ऊपर के तरफ जा रही थी शालिनी। शालिनी नहीं बोलते हुए ऊपर के तरफ गई। शालिनी ऊपर जाने के थोड़ी देर बाद से ऊपर से जोर जोर से आवाजें सुनाई देने लगी। उस आवाजों से डरकर सुधीर ऊपर के तरफ जाकर थोड़ी दूर से ऊपर क्या हो रहा है करके देख रहा है और चौंक कर वहीं रह गया। सुधीर का गला सूख गया। सुधीर वो नजारा देखकर उस जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उस शौक से बाहर आकर पीछे भागने के लिए कोशिश कर रहा था सुधीर, पर तभी अचानक से यक्षिनी वहां पहुंच गई। कहाँ जाओगे तुम? ये सब देखने के बाद भी कैसे जाओगे? अब तुम्हारा काम खत्म। ऐसे बोलते हुए उसका हाथ में जो रोशनी है उससे सुधीर के तरफ भेजी। वो रोशनी सुधीर के शरीर के आर पार चला गया। सुधीर डर से जोर जोर से चीखने लगा। थोड़ी देर बाद सुधीर का सांसें रुक गए। सुधीर उस जगह ही गिर गया। थोड़ी देर बाद उस हवेली से एक बड़ा सा रोशनी आया। शरद और शालिनी एक नदी के पास खड़े हुए हैं। शरद के हाथ में एक बॉक्स है। इस बॉक्स में यक्षिनी है? हाँ करके सर हिलाई। फिर सुधीर? बचा नहीं पाई। मैंने उससे बचाने के लिए ही जा रही थी, तब तक यक्षिनी ने उसे मार दी। उसके बाद मैंने उस यक्षिनी के आत्मा को इस बॉक्स में कैद कर दी हूँ। मेरे नानी मेरे बचपन में कुछ बातें बोली थी, वो सब आज काम आए। सुधीर के साथ जो हुआ उसके लिए शरद बहुत ही लो फील कर रहा था। तुम्हारा सिचुएशन समझ सकती हूँ। सुधीर कुछ ही दिनों में तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन गया है, पर तुम्हें बचाने के लिए उसने अपना जान गंवा दिया। ऐसी दोस्ती रहना तुम्हारा खुशनसीबी है। शरद हाँ करके सर हिलाया। और कुछ मत सोचो, उस बॉक्स को उस नदी में फेंक दो। हम जाके हमारा नया जिंदगी शुरू करेंगे। शरद उस बॉक्स को एक बार देखकर उस नदी में फेंक दिया। ऐसे फेंकते ही शरद को बहुत सुकून सा महसूस हुआ। शरद और शालिनी दोनों बस चढ़े। शरद के कंधे पर सर रखकर शालिनी सो गई है। शालिनी को देखकर शरद हल्का सा मुस्कुरा रहा था। बस में आने वाली ठंडी हवा के वजह से शरद सो गया है। थोड़ी देर बाद शालिनी अपने आंखें खोली और खोलकर देखते ही शरद बहुत ही गहरे नींद में है। तभी
शालिनी ने अपने पास जो छुपाया हुआ छोटा बॉक्स निकाली और उसे देखते हुए जोर जोर से हंसने लगी। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए।